बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टैलेंट हंट पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन बशीर शेख। नाज़रीन, आज मेरे प्रोग्राम में मेरी जो मेहमान है वो एक आर्किटेक्ट है बेसिकली, लेकिन उन्होंने काम जो किए हैं वो बड़े ही लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर किए हैं, जैसे अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर, हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर। और उसके बाद अलावा उनकी जो ख़ास बात है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि उनसे हम तफसील से इसके बारे में पूछेंगे, वो उनकी वो काविश है, उनकी वो रिसर्च है जो उन्होंने पिंडी के रिहायशियों के लिए की, और वो थी नाला लई के बारे में। नाला लई का जो प्रोजेक्ट है वो अब तो वैसे हुकूमती तौर पे भी मंजूर शुदा है, लेकिन नाला लई के ऊपर बहुत पहले इन्होंने काम किया। सबसे पहले तो आइए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ और फिर बाज़ाब्ता तौर पे हम उनसे सवालात करेंगे। आइए मिलते हैं मेरी आज की मेहमान माहीन ज़ाकिर। माहीन, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। माहीन, हम गुफ्तगू का आगाज़ इस बारे में करते हैं कि पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी स्कूलिंग से लेके सफ़र जो आपके पढ़ाई का है वो क्या था, आपने कहाँ कहाँ से तालीम हासिल की, क्या एक्सपीरियंस रहे और कैसी रही वो तालीम, और आखिर में जब क्लास 1 से स्टार्ट करके अब तक की तालीम कहाँ तक हासिल की, जी बताइए। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम। आई एम वेरी हम्बल्ड एंड ग्रेटफुल फॉर दिस एक्सपीरियंस। स्कूल से स्टार्ट करें तो बचपन से, आई विल कीप इट वेरी शॉर्ट। बचपन से आई यूज्ड टू डू पोर्ट्रेट स्केचिंग। सो घर वालों को लगता था कि आई मेक माई करियर इन फाइन आर्ट्स, बट आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे किसी फॉर माई सेल्फ जो चीज़ मोर इम्पैक्टफुल हो, मुझे उस चीज़ में करियर बनाना है। देन आर्किटेक्चर में आई गेट इन टू बैचलर्स इन NCA for majorly 2 reasons, because मैं ये शो देखती थी, it was called Mega Structures on National Geographic Channel। उससे मेरा काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ स्ट्रक्चर्स में, कंस्ट्रक्शन में, और साथ में आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट जो उस टाइम बड़ा आम ना हो। तो मैंने आर्किटेक्चर में एडमिशन लिया नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में। 5 साल मैंने आर्किटेक्चर की तालीम हासिल की। मैंने अपना उसी के 5 साल में लास्ट ईयर जो होता है वो थीसिस ईयर होता है। आई डिड माई थीसिस ऑन नाला लई। 2017 में आई ग्रेजुएटेड और मैंने प्रोफेशनल लाइफ अपनी स्टार्ट की। आर्किटेक्चरल फर्म में जॉब स्टार्ट की मैंने फॉर 1.5 ईयर। उसके बाद आई वॉज अप्रोच्ड बाय माई प्रिंसिपल एट NCA। मैंने NCA में पढ़ाना शुरू किया एंड आई वाज द मेंबर ऑफ द रिसर्च एंड डिज़ाइन सेल इन रावलपिंडी। तो हम गवर्नमेंट सेक्टर्स के साथ प्रोजेक्ट्स पे इन्वॉल्व हुए। उसी के साथ साथ मैंने अपने प्रोफेसर के साथ एक बुक पे काम शुरू किया, दैट वाज वोकैबुलरी ऑन साइट, जो 2019 में पब्लिश हुई। और एक और बुक पे हमने काम शुरू किया, बट साथ ही मेरा स्कॉलरशिप पे एडमिशन हो गया। सो आई वेंट टू UK ऑन फुलब्राइट स्कॉलरशिप, दैट वाज कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, 1 ईयर के लिए। और मास्टर्स करके मैं पाकिस्तान वापस आई हूँ 2021 में, एंड नाउ आई एम वर्किंग एज अ सीनियर आर्किटेक्ट। सो बेसिकली आई एम एन आर्किटेक्ट एंड अर्बन डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर। दिस इज़, ये बहुत खुशी हुई सुन के कि ये एक बहुत खूबसूरत ब्लेंडिंग है। आपने जो पढ़ा, जो सीखा, और फिर उसको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी अब इस्तेमाल में आप ला रही हैं। लेकिन मुझे आपने अपने इस छोटे से इंट्रो में ये भी बताया, जो मुझे पता चला कि आपको पोर्ट्रेट्स का बहुत शौक़ था। तो मुझे ये बताइए कि आपको ये हादसाती तौर पर आप फिर आर्किटेक्चर की तरफ आई, पोर्ट्रेट्स को छोड़ के, क्योंकि वो तो फाइन आर्ट्स था, या ये किसी के कहने पे या खुद ही आपने फैसला किया कि नहीं, मुझे फाइन आर्ट्स की तरफ नहीं जाना और मुझे ये इंजीनियरिंग की ये जो फील्ड है इसमें जाना है, उसकी क्या खास वजह थी? खास किसी ने फोर्स नहीं किया कभी भी घर में। इट वाज ऑलवेज अबाउट कि आप क्या करना चाहते हैं। मेरे अब्बा ने एक बात कही थी मुझे, जब मैं डिसाइड करी थी कि मुझे क्या करना है करियर में। ही सेड कि किताबों को सर पे सवार नहीं करना, लाइक आप उन पे सवार होते बेसिकली। तो जो शौक है वो करना है ताकि आप जिंदगी में वो कर सकें आराम से, सुकून के साथ। बेसिकली जैसे मैंने मेंशन किया दैट आई यूज्ड टू वॉच द शो, तो आप इंट्रीग्ड होते हो, और मुझे बहुत शौक था नई चीज़ें करने का जो आसपास किसी ने ना की हो, नई फील्ड क्या है। तो तब मैंने आर्किटेक्चर चूज़ किया था। मेरे फैमिली में कोई आर्किटेक्ट नहीं है, कोई इंजीनियर भी नहीं था।
तो कोई ये नहीं था कि किसी से इन्फ्लुएंस्ड होकर शुरू किया था, इट वाज जस्ट वो नहीं था ऑन एकदम आपकी इंस्टिंक्ट कहती है देन यू जस्ट चूज इट. तो इट वाज दैट काइंड ऑफ डिसीजन. फाइन आर्ट्स आई वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगनिंग. मुझे जब घर में भी कोई कहता था कि फाइन आर्ट्स में जाइए, लाइक नो वो हॉबी है, बिकॉज मैंने उसको एज अ हॉबी ही लिया है और मैंने उसको हमेशा एंजॉय करने के लिए किया. इट वाज नेवर कि मेरा वो प्रोफेशन होगा. प्रोफेशनली आई वांटेड टू डू समथिंग इम्पैक्टफुल. आई नो आर्ट इज इम्पैक्टफुल, बट प्रैक्टिकली जो ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो मैं वो करना चाहती थी. अच्छा, कभी ऐसा तो नहीं हुआ आज तक, अभी तक ज़िंदगी में, कि आपको ये एहसास हुआ हो कि ओह काश कि मैं ये ना करती और मैं ये कर लेती, और वो ना करती तो ये कर लेती? कभी ऐसा सीन हुआ है आपके साथ अभी तक? अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अभी तक ये नहीं हुआ कि मुझे आर्किटेक्चर नहीं करना चाहिए था. मैंने अपने 5 साल आर्किटेक्चर के जो NCA में मैंने पढ़ा है, मैंने बहुत इन्जॉय किया, मैंने बहुत कुछ सीखा है. एंड आई एम ग्लैड कि मैंने आर्किटेक्चर किया, एंड आई एम ग्लैड कि मैं इस फील्ड में हूँ. और मैं काफ़ी सोच के डिसीजन लेती हूँ, तो इसलिए बहुत कम होता है कि मुझे एंड पे ओके ओह मुझे ये नहीं करना चाहिए था. मैं काफ़ी इनडिसाइसिव हूँ, तो जब मैं कोई डिसीजन ले लेती हूँ तो मुझे ये पता है कि वो फुलफिल करना है. एंड मोस्टली मेरे साथ यही होता है कि आई डोंट रिग्रेट इट आफ्टरवर्ड्स. अच्छा माहिन, ये बताइए कि ये जो फील्ड है ये प्रीडोमिनेंटली पहले तो मेल डोमिनेटेड फील्ड थी, लेकिन अब इसमें बहुत ज़्यादा फीमेल्स भी जो हैं वो आ रही हैं और वो शौक से इस काम को कर रही हैं. आपका तजुर्बा क्या कह रहा है अभी तक? आप क्योंकि एक यंग एंटरप्रेन्योर भी बनने जा रही हैं और अपने काम भी सीख क्या रही हैं, काम कर रही हैं, अब आप तो प्रोफेशनल हैं, तो क्या आप समझती हैं कि इस दी एनवायरनमेंट जो है बाहर की वो कंड्यूसिव हो गई है फीमेल्स के लिए इस फील्ड में काम करने के लिए? आई फील अगर मैं अपना पहला प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देखूं, आई वॉज द ओनली मैं खाली एक बंदी थी पूरे ऑफिस में, बाकी दे वर ऑल इट वाज अ मेल डोमिनेटिंग ऑफिस बेसिकली. उसके बाद जब मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया, तो जब मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया वहाँ पे भी व्हेन वी यूज्ड टू गो फॉर मीटिंग्स, सब बड़े मैच्योर लोग होते थे, एंड आई यूज्ड टू बी द यंगेस्ट और ओनली फीमेल जो प्रैक्टिसेस में होती हैं. और उन दोनों इंस्टेंसेस पे आई रियलाइज कि बड़ा मुश्किल होता है जब आप की रिप्रेजेंटेशन कम हो तो लोग आपको सीरियस नहीं लेते हैं. तो इन 5 सालों में मैंने आई हैव बीन वेरी लकी टू बी सराउंडेड बाय मेन पर्सनली इन माई पर्सनल लाइफ एंड माई प्रोफेशनल लाइफ एज वेल, जिन्होंने हमेशा पुश किया है, वो स्पेस बनाने की कोशिश की है मेरे लिए, और मुझे बताया है कि स्पेस बनाते कैसे हैं और अपनी बात मनवाते कैसे हैं. सो इन 5 सालों में एनवायरनमेंट कंड्यूसिव है नहीं, एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव बनाना पड़ता है. दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड. और आपको अपनी स्पेस बनानी पड़ती है. लोग आपको सीरियस नहीं लेते फॉर वन रीज़न कि आप मेल ओरिएंटेड डोमिनेटेड प्रोफेशनल सेक्टर में, दूसरा क्योंकि आप यंग हैं शायद सबसे, तो इसलिए भी लोग आपको सीरियस नहीं लेते. दोनों में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपनी जगह बनाने के लिए. दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड. माहिन, आपने बहुत अच्छा और एक बहुत खूबसूरत पॉइंट यहाँ पे दिया है, और वो है कि एनवायरनमेंट जो है वो कंड्यूसिव शायद ना हो, लेकिन एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव बनाने की ज़रूरत होती है. और उसमें कॉन्फिडेंस के साथ अगर फीमेल्स जो हैं जिस तरह आप हैं ऐसे आएँ, तो अब वो बात नहीं रही है जो कुछ अरसा पहले या चंद साल कह लें या एक दहाई पहले थी, कि जहाँ पे इन फील्ड्स के अंदर जहाँ पे मेल ज़्यादा होते थे, जहाँ पे मेल्स के साथ जो है वो उनका राब्ता ज़्यादा होता है, उन फील्ड्स में ज़्यादातर ख्वातीन नज़र नहीं आती थी. लेकिन अब इस फील्ड के अंदर ख्वातीन बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं और बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा काम करती हुई नज़र आती हैं. लाइक देयर आर रियली टैलेंटेड प्रोफेशनल्स इस फील्ड के अंदर मौजूद हैं. अच्छा, हम बड़े एक्साइटेड हैं आपसे एक और चीज़ के बारे में ज़रूर बात करने के लिए और एट लेंथ उसके बारे में बात करने के लिए. वो है पिंडी के रिहायशियों की वो ख्वाहिश जो वो दिल में लेके बहुत अरसे से वो कहते रहे, और वो है नाला लई जो पिंडी के दरमियान से गुजरता है, और उसके ऊपर हमेशा से ये सोचते आए कि ये कब इसके दोनों अतराफ में कोई रोड बनेगी, सड़क बनेगी और ये भी किसी काबिल होगा और लोग वहाँ के रहने
आने वाले जो हैं वो जब फ्लड आता है तो उससे बच जाएंगे। तो आपने चूंकि इसके ऊपर अपने थीसिस पे काम किया है पीएचडी में, तो मास्टर्स में, तो ये तो हम आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे कि आपने क्या किया और अब हुकूमत ने इसके ऊपर क्या सोच के क्या किया। सो आपका रिसर्च माइंड और अब प्रेजेंट जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, हमें इसके बारे में कुछ एजुकेट करें। सो बेसिकली नाला लई जब मैंने शुरू किया तो आपने जो बात की कि नाला लई पिंडी के सेंटर से गुजरती है, तो इट्स बेसिकली पिंडी की आइडेंटिटी है। आप डिफरेंट शहरों की आइडेंटिटी देखते हैं तो बड़े कोई इस्लामाबाद की इस फैसल मॉल, लाहौर रावी है जैसे, हाँ जी, तो पिंडी की कोई खास आइडेंटिटी है नहीं। इट यूज्ड टू बॉदर मी क्योंकि मैं पिंडी में रहती हूँ कि पिंडी की आइडेंटिटी कुछ है नहीं, ऑल यू नो इज पिंडी में नाला लई है। That was the major thing। आप जब I think, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ जरूर करूंगा कि पिंडी बहुत सारी और चीज़ों के लिए भी बहुत मशहूर है, और सेंट्रल एशियन ज़माने से जो सिल्क रूट है वो भी पिंडी से ही गुजरती है, और उसके अलावा भी पिंडी में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसको मुनफरद करती हैं बाकी और चीज़ों से। बहरहाल नाला लई जो है ये अब हमारा फोकस फॉर दी वो पॉइंट है, इसके बारे में मुझे बताइए। ओके, सो जो नाला लई प्रोजेक्ट है उसके लिए आप सबको पता होगा कि ऑलरेडी एक फेमस प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट का है, दैट इज लई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। मेरा थीसिस वाज बेस्ड ऑन कि मैंने लई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को पढ़ा और मैंने देखा कि उसके इम्पैक्ट क्या होंगे, बिकॉज आई बिलीव कि डेवलपमेंट फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी सेंसिबल डेवलपमेंट। वेरी करेक्ट, तो वो कितनी सेंसिबल है, दैट वाज माय मेजर एम कि मैंने वो जज करना है। सो मैंने प्रोजेक्ट को रीड किया। प्रोजेक्ट की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ आपको कि हिस्ट्री बताती है कि नाला लई का पानी साफ था एंड देन पूरे पिंडी का सीवरेज इकट्ठा होता है जो अनट्रीटेड है और वो नाला लई में गिरता है, और हर साल क्योंकि हमारे पास जो है वो प्लूवियल फ्लडिंग होती है जो बारिश से होती है, तो मानसून की बारिशें होती हैं, आसपास के लो लाइंग एरियाज जो है वो डूब जाते हैं। इस पे जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है वो ये है कि गवर्नमेंट दोनों साइड पे रोड बनाना चाहती है, लई को डीपन करना चाहती है और साथ कोई कमर्शियल एक्टिविटी भी करना चाहती है। वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट कमर्शियल एक्टिविटी, जो कि डायलेमा है पाकिस्तान का और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का, कि हमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में पता ही नहीं होता, जब तक वो शुरू हो जाते हैं तब भी हमें पता नहीं लगता कि उसमें क्या काम हो रहा है। सो मैंने प्रोजेक्ट को पढ़ा और फिर मैंने प्रोजेक्ट जो है वो अमार चौक से IJP तक इम्प्लीमेंट हो रहा था, तो आई स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम अमार चौक टू IJP। मैंने कुछ दिन वॉक की वहाँ पे, लोगों से इंटरेक्ट किया, आई डॉक्यूमेंटेड द होल प्लेस। शुरू में आइडिया ये था कि कोई एक साइट लेनी है बिकॉज इट वाज ए 9 किलोमीटर प्लस स्ट्रिप, तो आप इतना बड़ा कवर 19 इट्स 9 किलोमीटर्स 9 किलोमीटर्स, तो आप थीसिस के लिए इतनी बड़ी स्ट्रिप नहीं डॉक्यूमेंट कर सकते अकेले, बट आई वांटेड टू डू राइट। सो मैंने उसको डॉक्यूमेंट किया, उसके बारे में पढ़ा, और पढ़ने के बाद मेजरली जो मेन चीज़ें थी, जो क्वेश्चंस थे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को लेके, वो ये थे कि हम रोड बना रहे हैं बिकॉज कंजेशन बढ़ी है। हम रोड बना के कंजेशन को रिजॉल्व नहीं कर सकते, रोड बनाना इज़ नॉट द इशू। कंजेशन क्यों बढ़ी है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि मुल्क में गाड़ियाँ कितनी आ रही हैं। उसके लिए आप जितनी भी रोड बनाते जाएंगे थोड़े सालों बाद वो और कम पड़ना शुरू हो जाएगी। तो रोड सिर्फ इसलिए बनाना कि कंजेशन ख़त्म करनी है, दैट्स नॉट अ वैलिड रीज़न। दूसरा, मुझे I9 आई गेस, मुझे भूल गई हूँ शायद, I9 में देयर इज़ अ ट्रीटमेंट प्लांट जो चलता नहीं है। उस ट्रीटमेंट प्लांट से हम पानी, इस्लामाबाद का पानी ट्रीट होके नाला लई में नहीं आता, उस ट्रीटमेंट प्लांट को हम यूज़ भी नहीं करते, और हम ना आगे सोच रहे हैं। जब दुनिया में नई नई चीज़ें हो रही हैं, हम सीवरेज को तो ट्रीट करने का सोच ही नहीं रहे, हम ये सोच रहे हैं कि हम नाला लई को डीपन कर देंगे। नाला लई इज़ ऑलरेडी 30 फीट डीप, आप उसको उससे ज़्यादा नीचे लेके जाएंगे तो आप वाटर स्ट्रैटा को टच करते हैं और आप साफ पानी को गंदा करेंगे, क्योंकि नाला लई सीवरेज वाले पानी से भरी हुई है। ओके, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत सोचने के काबिल पॉइंट है। तो क्या इसके बारे में आपने क्या सोल्यूशन फिर दिया था कि ये और डीप नहीं हो सकता? ये और डीप नहीं हो सकता। सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ एक और इशू के बाद। जो तीसरा पॉइंट है उनका कि वो जो साइड पे आपके पास वेजिटेशन है वो उसको सीमेंट करना चाहते हैं। वेजिटेशन इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज वो फ्लड में पानी एब्जॉर्ब करती है, और अगर आप वो बिल्कुल हटा देंगे, स्क्रैप कर देंगे जो लैंडस्केप है, और वहाँ पे सीमेंटेड वॉल्स आ जाएंगी,
तो ज़्यादा फ्लडिंग होगी, तो इसलिए ये भी कोई तो वैलिड ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि वो दोबारा से वहाँ पर काश्तकारी की जाए और शजरकारी कर दी जाए, उसके दोनों अतराफ में शजरकारी, हम वैसे भी पौधे लगा तो अब बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं हम, तो क्या ये चीज़ वहाँ उस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है? उस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। यानी कि ये चीज़ जो है ये लोगों को बाला में सोचने की ज़रूरत है कि उसके साथ साथ इसमें शजरकारी का भी पहलू ज़रूर देखा जाए, क्योंकि जैसे जब ये मेट्रो बनी है तो मरी रोड के ऊपर आप देखती हैं कि अब बहुत ज़्यादा दरख्त और बाकी चीज़ें भी लगाई गई हैं, पौधे रखे गए हैं, उससे उसका एक देखने की नज़र भी बहुत अच्छा वो लगता है, देखने में भी तो सब्ज़ा वैसे भी अच्छा लगता है और वो खूबसूरती भी देता है, और उसके साथ साथ वो एयर पोल्यूशन को भी कुछ हद तक कंट्रोल भी करता है। जी सो जो मेरा रिस्पॉन्स था टू द प्रोजेक्ट, उसमें मैंने डिफरेंट लेयर स्टडी की, सोशल, इकोनॉमिक, लेजर और फ्लड को भी हमने कंसिडर किया एज अ वल्नरेबिलिटी की लेयर, और हमने फिर देखा कि ये प्रोजेक्ट जो है वो सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैसे अफेक्ट करेगा लोगों की, और जो लोग डिस्प्लेस होंगे इस प्रोजेक्ट से उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा है। और फिर उस सब को देखते हुए जो मेरा प्रोजेक्ट था, इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट, सो मुझे थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा कि वो क्या था। सो बेसिकली पूरी स्ट्रिप में कुछ चीज़ें थी जो कांस्टेंट हैं, जैसे हमने पानी को ट्रीट करने का सोल्यूशन दिया कि आप आयनाइन का ट्रीटमेंट प्लांट एक्टिवेट करें ताकि पानी जो है वो ट्रीट होके पिंडी में आए, तो आपके पास एक चीज़ का सोल्यूशन आ सकता है कि एटलीस्ट इस्लामाबाद का सीवरेज का पानी ट्रीट होके आए। उसके बाद हमने डिफरेंट स्पॉट्स पे ट्रीटमेंट प्लांट रिकमेंड किए, और उसमें हमने उतना ट्रीट हो जाए कि वो ड्रिंकेबल ना हो, लेकिन वो आपकी दूसरे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो सके पानी। उसके अलावा जो आपने की ट्रीज़ की बात, ऑब्वियसली देयर इज़ अ लेयर ऑफ ग्रीनरी जो एम्बेड होनी चाहिए। उसके बाद हमने रोड के बारे में जो है ये ऑल्टरनेट सोचा था कि उसकी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। आई एग्री कि मेट्रो है, बट आई स्टिल फील कि मेट्रो जो है वो उन स्पॉट्स को टच नहीं करती जहाँ लोगों ने एक्चुअली जाना होता है। इट्स जस्ट मेजर आर्टरी, और फिर आपको दोबारा से कोई चीज़ कैब या करीम करके जाना पड़ता है। सो आई फील कि जिन लोगों को असल ज़रूरत है, क्योंकि लई के आसपास वो लोग रहते हैं जो लोअर मिडिल और लोअर क्लास के हैं, तो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। और उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा पूरी साइट क्योंकि बहुत बड़ी थी, तो आई डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्मॉल साइट्स, क्योंकि आप पूरी साइट पे कोई एक चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ डिफरेंट तरह की कंडीशंस हैं, डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं। तो हर 1 किलोमीटर बाद मेरी साइट पे साइट स्पेसिफिक प्रोग्राम था जो वहाँ के लोगों की ज़रूरियात। अच्छा माहिन, मुझे एक चीज़ ट्रांसपोर्ट से जिक्र आ रहा है कि आपने जिक्र किया कि नाला लई के इर्द गिर्द आपने ट्रांसपोर्ट के एक सिस्टम के लिए भी रिकमेंडेशन दी अपने उसके अंदर, तो क्या अगर हम एक रेल चला दें जिसको हम लई रेल कह दें, तो क्या वो भी मुमकिन हो सकेगा? असल में जो हमने प्रोजेक्ट में रिकमेंडेशन दी थी दैट वाज ऑफ अ ट्रैम, और उसमें मेरा बेसिक मकसद ये था कि मैंने गवर्नमेंट का बजट देखा था कि कितना है, और उस बजट में अगर हम ट्रैम यूज करते हैं और साथ में पब्लिक फैसिलिटीज देते हैं और साथ लैंडस्केपिंग भी होती है, उस सब को कवर करके कितना खर्चा आता है और गवर्नमेंट रोड बना के कितना खर्चा कर रही है, तो मैंने ये कंपैरेटिव एनालिसिस भी किया। अच्छा, मुझे ये भी बताइए इसके साथ साथ कि लई जो है ये अलाइनमेंट और ये चूंकि पिंडी के अंदरून से गुजर रही है, तो ऑब्वियसली टूरिस्ट के लिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, तो उनके लिए बहुत सारी अट्रैक्शन की जगह बनाई जा सकती हैं, ये क्रिएट भी की जा सकती हैं, या ऑलरेडी जो क्रिएट बनी हुई हैं उन्हीं को इसका हिस्सा भी बनाया जा। क्या आपने अपनी रिसर्च में इस पहलू को भी देखा था? बिल्कुल, व्हेन आई मेंशन कि पानी ट्रीट होना चाहिए, वो इसलिए था कि पानी ट्रीट होगा तो दुनिया भर में जो वाटर बॉडीज हैं उनको यूज किया जाता है एज अट्रैक्टिव प्लेसेस, राइट? और लोग, अगर आप टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए नहीं भी करें, जो लोग वहाँ रहते हैं, आप हमेशा अच्छी जगह पे रहना चाहते हैं, ये हर एक का एक ख्वाब होता है, और एज अ डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर आप चाहते हैं कि लोगों को वो बेसिक चीज़ें मिलें। तो जब पानी साफ करने की बात करते हैं तो उसमें हमने पॉकेट्स निकाली हैं, वो पॉकेट्स जो बाद में जब पानी साफ, क्योंकि ऑब्वियसली गंदे पानी के साथ आप टूरिस्ट एक्टिविटी नहीं कर सकते, पानी साफ होगा तो
साथ छोटे रेस्टोरेंट्स और कैफे भी खुल सकते हैं। इसके साथ देयर इज दिस म्युनिसिपल लाइब्रेरी जो आरडी की बैक साइड पे, इट्स नॉट एक्टिव। तो सिर्फ एक एग्जांपल कि हमने ऐसी जो बिल्डिंग्स अभी काम में नहीं है उनको फंक्शनल भी बनाया था एज ए रिकमेंडेशन कि स्ट्रक्चर बना हुआ है, बिल्डिंग नहीं काम करिए, तो आप उन बिल्डिंग्स को जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास, आप उनको यूज में लाएं ताकि आपके पास मल्टीपल एक्टिविटीज जनरेट हों, लोग अट्रैक्ट होकर ऐसी जगह पे आकर बैठे। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो डिस्प्लेस होंगे ऑब्वियसली। जब ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें फिर लोगों के कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि जो कि ज़रूरी होता है कि वो उसमें वो उनको हटाना। तो क्या ऐसा कोई प्लान भी है कि जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं या जिन लोगों की यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी बहुत अरसे से हैं उनको एक कोई अल्टरनेट दिया जाएगा और वहाँ पे वो आराम से शिफ्ट हो जाएंगे? इस पे मैं दोनों प्रोजेक्ट्स की बात करूंगी, एक जो गवर्नमेंट का और अपने का भी। इस पे आई लर्न के जो लई के और लई से 40 फीट ऑफसेट पे घर हैं, 40 फीट ऑफसेट शुड बी क्लियर। तो जो उसके अंदर आ रहे हैं फिलहाल वो सब इलीगल कंसिडर होते हैं, या अगर वो इलीगल नहीं है तो दे रिमूव, क्योंकि वहाँ पे हाईवे बन रही है। उस पे व्हाट आई रिकमेंडेड, क्योंकि मुझे कुछ मिला नहीं कोई इनकी डिस्प्लेस पीपल के लिए कोई पॉलिसी है या कोई प्लान है, मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। सो आई अज्यूम्ड कि नहीं है, क्योंकि मुझे जितने भी इंटरव्यूज हुए उनमें देयर वाजंट एनी पॉलिसी अबाउट इट। सो जो हमने रिकमेंड की वो ये थी कि 1 किलोमीटर का पैच है मेरे पास 9 किलोमीटर में। सो देयर आर 9 पैचेस। 9 में आई कैलकुलेटेड कि कितने लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं। 5 मरले के घर हैं, 10 मरले के घर हैं, उससे हमने एक मॉड्यूल डिसाइफर किया कि मॉड्यूल 5 मरले का ज्यादा है, सो वी टेक अ मॉड्यूल और 5 मरला। उसी में लई के पास जंक स्पेसेस हैं, इलीगली ऑक्यूपाइड स्पेसेस भी हैं। उन्हीं स्पेसेस को रीयूटिलाइज करके उनको रीसेटल किया जा सकता है। आई नो आप उनको घर नहीं दे सकते, बट देयर वाज दिस रिकमेंडेशन कि आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ हाई राइजेस एंड आपके पास लैंड कम है, तो हम लो डेंसिटी सोशल हाउसिंग की तरफ गए, विच इज़ लाइक 4 स्टोरीज। 4 स्टोरीज में आपको एलिवेटर नहीं चाहिए होती, इट्स ह्यूमन स्केल, तो आप उनको उसी जगह पे रीसेटल कर सकते हैं विद दिस सोल्यूशन। और रीसेटलमेंट के साथ साथ अगर वो उसी 1 किलोमीटर में रहते हैं, तो अगर आप उनको उसी 1 किलोमीटर में कहीं ना कहीं वापस जगह देंगे, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ जो इफेक्ट आते हैं कि आप साइकोलॉजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली इफेक्ट होते हैं, वो नहीं होंगे, क्योंकि आप उसी जगह पे हैं, आप अपग्रेडेड हो गए हैं और आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर सकते हैं, क्योंकि प्लान में घरों के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, ये मेरा सवाल मेरे ज़हन में अभी आ ही रहा था कि चूंकि ये एक कमर्शियल एक्टिविटी का हब भी है पिंडी का, तो यहाँ पे क्या हमने कमर्शियल एक्टिविटी जो होती है जिसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट इस जगह के अंदर आती है, जो कि इसको चोक करती है, इन एंड आउट होता है, उसके टाइमिंग्स हैं जो वेवर किए जाते हैं, लेकिन फिर भी जनरल कम्यूटर्स के लिए फिर भी एक ट्रैफिक का प्लान जो है वो बड़ा ही अच्छे तरीके से तरतीब देने की जरूरत होगी, और उस कमर्शियल एक्टिविटी को भी कोई रेगुलेट करने की जरूरत होगी कि उसमें कुछ ऐसी चीजें चला दी जाएं कि जिसमें हैवी लोड जो है वो आसानी से एक साइड से गुजर के जा सके और आ सके, और जो जनरल कम्यूटर है या परचेजर है उनके लिए जो है वो रास्ता खुला रह सके। सो इस पहलू को भी आपने इसके अंदर किया है, और क्या हुकूमत ने भी अपने प्लान में इसको नजर में रखा है? गवर्नमेंट पे मुझे इस और अंदाजा नहीं है इस पे, क्योंकि इस पे कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। इसको मैंने इस तरह से रखा है प्लान में कि लई के दोनों तरफ पिंडी है, ऑब्वियसली सेंटर से गुजरिए तो ब्रिज कनेक्ट करते हैं, वो ब्रिज हमेशा चोक्ड होते हैं ट्रैफिक से। मेजर रीजन ये है कि वही पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, वही वो ब्रिज है जहाँ पे फ्रूट वाला रेडी लगाएगा, वही वो ब्रिज है जहाँ से गाड़ियों ने गुजरना है, ट्रकों ने गुजरना है। तो अब हम ऐसा क्या करें कि वो चोक्ड पॉइंट जो है वो कम चोक हो जाए। उसके लिए आई रिकमेंडेड फ्यू अदर पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस, के जो पेडेस्ट्रियंस हैं जिन्होंने एक साइड से दूसरी साइड पे जाना है वो उसी ब्रिज से क्रॉस ना करें जो ट्रैफिक का, या अगर वो ट्रैफिक का है तो ब्रिज की विड्थ आप थोड़ी बढ़ा दें। उसके अलावा जो वेंडर्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक स्पॉट अलॉट करें ताकि वो ट्रैफिक को ब्लॉक ना करें। तो इस तरह वी एडेड फ्यू मोर ब्रिज ऑन लई, जिसमें पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस भी थे, बैठने की स्पेसेस भी थी, ताकि आप जो चोक पॉइंट हैं आपके, आप उनको
रिजॉल्व कर सकें। यानी कि रेडी वालों के लिए एक रेडी का बाज़ार जो है वो अलहदा से जगह पर होना चाहिए। और शुरू में जब राजा बाज़ार और ये पिंडी का बाज़ार बना था तो हमें याद है कि उस ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट एक जगह हुआ करती थी, कपड़े की मार्केट के लिए एक जगह मुख्तस होती थी, और ये इसी तरह से चलता था। लेकिन अब ये सारी चीज़ें सब जगह पर इकट्ठी हो गई हैं, तो जिससे कि शायद ये रश ज़्यादा हो गया है और ये कन्फ्यूजन भी होता है। बहरहाल ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा आपसे ये चीज़ लई के बारे में सुनने के लिए। यहाँ पर हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, और जब वापस आएंगे तो एक आधा सवाल फिर और लई के ऊपर बात करने के बाद हम आपकी ज़िंदगी के दूसरे पहलू की बातचीत करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक। हम ब्रेक पे जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे नाला लई के बारे में। तो माहीन, मैं चाहूँगा कि अब आप नाला लई के प्रोजेक्ट को वाइंड अप करने के लिए इसके बारे में क्या आखिरी कलमात कहेंगी? आखिरी बात यही है कि आई होप जब मैंने किया था तब भी एंड नाउ ऑल्सो, बिकॉज आई होप कि नए प्रोजेक्ट्स जो भी ये प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, बिकॉज न्यूज़ में आ रहा है कि वो इनॉग्रेट करने वाले हैं, आई होप कि दे हैव डन मोर स्टडी अबाउट इट, एंड आई होप कि वो कोई डिफरेंट अप्रोच के साथ आ सकें मे बी ये देखने के बाद। हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है ये खुश उसलूबी से कामयाबी हासिल करें, और ये बड़ी दरीना ख्वाहिश है पिंडी के रिहायशियों की, और ये उनको मिल के रहे। बहुत खूब, आपने इसके ऊपर बहुत खूबसूरत बातचीत की। अच्छा माइन, अब हम एक और चीज़ की तरफ आपसे पूछना चाहेंगे, और वो आपकी ज़िंदगी का ये जो काम है आर्किटेक्चर, और ये इसके अलावा और क्या आपके अशगाल हैं? इसके अलावा मैंने पहले मेंशन किया था आई डू पोर्ट्रेट स्केचिंग, बीच में मैंने छोड़ दी थी, बट अभी दोबारा से आई स्टार्टेड। कभी कभी आई डू कैलीग्राफी एज वेल, और साथ में आई राइट पोइट्री समटाइम्स अपनी सैनिटी के लिए, और बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है मुझे, पढ़ने का इन जनरल बहुत शौक है। इसका मतलब ये है कि आपको खाने पीने का कोई शौक नहीं? कह सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि पढ़ने में, पढ़ाई में इतना वक्त लग जाता है कि खाने पीने का ध्यान नहीं रहता आपको। बिल्कुल, उसके लिए सब घर वाले भागते रहते हैं पीछे खाना खिलाने के लिए। तो पोर्ट्रेट्स कैसे आप बनाती हैं? पोर्ट्रेट्स मैंने शुरू में जब मेंशन किया था कि मैंने पोर्ट्रेट्स को जब क्योंकि स्केचिंग में करती होती थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरा प्रोफेशनल करियर बन जाए, क्योंकि पोर्ट्रेट्स मैं ऐसे नहीं कर सकती कि ओके लेट्स डू अ पोर्ट्रेट। कभी कभी आई फील लाइक डूइंग इट, और आई फील कि जब मुझे वो फील आती है तो पोर्ट्रेट, आई नो इट्स साउंड्स वियर्ड, बट वो फील आती है तो आई डू इट। और मुझे लगता है कि मैं उस टाइम मेरा दिल कर रहा होता है, मुझे वो ब्रेक चाहिए होती है, और फिर मैं वो दिल से करती हूँ और मैं उसको अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। आपका यूके में पढ़ाई का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओके, बहुत अच्छा। लाइक यूके, I know we just started this question randomly, but UK मेरा अब तक का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस पढ़ाई में, काम करने में, लोगों से मिलने में। I had a great experience there. ऐसी क्या एडवाइस है जो कि आप वहाँ से लेकर आई, जो आप चाहती हैं कि हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट की जाए? मेजरली आई नो हम जब भी बात करते हैं तो हम सिस्टम्स पे बात करते हैं, हम कहते हैं गवर्नमेंट को यूँ करना चाहिए, सिस्टम्स को यूँ करना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ को यूँ करना चाहिए। मैंने क्योंकि पढ़ाया भी है 1 साल, और अभी लोग मेरे पास आते हैं प्रोफेशनल एडवाइस के लिए एंड स्टफ, मैंने नोटिस किया है कि बाहर और यहाँ डिफरेंस ये है कि यहाँ लोग शायद मेहनत से कतराने लग गए। बाहर आई हैव सीन कि लोग काम करते हैं, लोग अपने काम से काम भी रखते हैं, पर लोग अपने काम को लेके बहुत पैशनेट होते हैं, उनको काम करना है, उनके लिए पढ़ना इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको दिखेगा कि वो इन्वेस्ट करते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा स्टूडेंट्स में अभी आ गया बच्चों में कि वो उस तरह से काम नहीं करते हैं, ओके, और उनको लगता है कि मे बी किसी और तरीके से दिल मेक देयर वे, बट ये अंडरस्टैंड करने की काफ़ी ज़रूरत है कि मेहनत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेहनत के बगैर यू कांट
reach a point. बहुत खूब, बहुत अच्छी बात आपने की कि मेहनत ही है जो इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाता है, और किसी भी चीज़ में अगर मेहनत ना की जाए तो उसमें वो रिज़ल्ट हासिल नहीं होते, नताइज वही नहीं होंगे जो आप चाहती हैं, जो आप लेना चाहते हैं। अच्छा माहीन, यहाँ पे क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत महदूद होता है और सवालात आप जैसे टैलेंटेड लोगों से करने को बहुत दिल करता है और उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी हमने कुछ ना कुछ सीखा ही है आपसे। आखिर में आप वहाँ पर जो लोग आपको देख रहे हैं उनको, अपनी एज ग्रुप के लोगों को, बड़ों को और छोटों को, आप एक जनरल क्या मैसेज देना चाहेंगी आप आज इस प्रोग्राम के तवस्सुत से? मैसेज ये है कि आज के इंस्टेंट दौर के हिसाब से आई फील कि पीपल आर वेरी इम्पेशेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ सक्सेस एंड अचीवमेंट, एंड आई फील कि लोग ये जितनी जल्दी बात समझ आएंगे उतना बेहतर होगा कि सक्सेस जो है वो आपकी इंटेंशन भी मांगती है, वो आपका वक्त भी मांगती है, वो आपकी मेहनत भी मांगती है। और मेहनत इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज आप जितनी मेहनत करेंगे हो सकता है आपको अभी उसका सिला ना मिले, बट ट्रस्ट मी आपको वो किसी ना किसी पॉइंट में लाजमी मिलता है। मेहनत, बचपन में कहते थे मेहनत रायगा नहीं जाती, ऑनेस्टली नहीं जाती है। जब आपका टाइम होगा आपको वो किसी बड़ी फॉर्म में मिल जाएगी, शायद आपको अभी ना मिले, साल बाद ना मिले, लेकिन वो आपको मिलती ज़रूर है। यू हैव अ रिटर्न ऑफ इट एट एनी कॉस्ट, दैट्स फॉर श्योर। सो मेहनत करें प्लीज़, इन्वेस्ट करें अपने प्रोफेशन में, जिस चीज़ को पसंद करते हो उसमें, लेकिन प्लीज़ ये नहीं सोचें कि कोई शॉर्टकट है किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि नहीं है। मेहनत इज़ वन थिंग दैट आई ऑलवेज वाउच फॉर कि आपको करनी चाहिए, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। माहीन ने बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत पैगाम दिया, और यही पैगाम है कि काम, काम और सिर्फ काम, और मेहनत, मेहनत और सिर्फ मेहनत ही आपको कामयाबी की उस मंजिल तक पहुंचाएगी जो आप हासिल करना चाहते हैं। माहीन ज़ाकिर, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने बहुत कीमती वक्त में से चंद लम्हे हमारे लिए निकाले, तशरीफ़ लाई हमारे स्टूडियो में और अपने ख्यालात का इजहार यहाँ पे किया। माहीन, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात एक और टैलेंटेड इंडिविजुअल से कराएंगे जो कि शायद मुख्तलिफ फील्ड से हों, लेकिन आप यकीनन उनको भी पसंद करेंगे। आज के माहीन के ज़ाकिर के प्रोग्राम के बारे में अपने राय ज़रूर दीजिएगा। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें की हैं माहीन ने जो कि आपके लिए सोच में आपको ज़रूर डालेंगी। ख़ास तौर पर इनका प्रोजेक्ट नाला लई, जिस पर इन्होंने दिन रात मेहनत की और उसको किसी जगह तक पहुंचाया। वंस अगेन माहीन, थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही प्रोग्राम का अब वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अल्लाह निगहबान।